नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में नॉलेज गेन किया था और आज हम चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब और जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपने आज तक YouTube पर जितने भी वीडियो लेक्चर देखे इस चैप्टर से रिलेटेड, उनमें आपको एक ही चीज डिफाइन की गई थी कि एकमात्र क्रिया, सिर्फ और सिर्फ क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ओनली फॉर यही बताया गया, जो कि सरासर गलत है। जबकि इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लोर करता हूं। देखिए, ये केवल क्रिया को ही नहीं, क्रिया के साथ साथ विशेषण, परिसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम और संयोजक, ठीक है ना, जिन्हें इंग्लिश में वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन और कंजक्शन कहा जाता है। इन सभी के फीचर्स को क्वालिफाई करने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं और उसे इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए और यही इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अभी तक जितने भी लेक्चर और वीडियो देखे इस चैप्टर से रिलेटेड, आप प्लीज उन्हें फॉरगेट करें, आप उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि वो चीज आपको गलत डिफाइन कर रही है। ठीक है ना। आपको आज से क्या पढ़ना है कि जो एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है, वो न केवल क्रिया के बारे में बल्कि क्रिया के साथ साथ वो विशेषण, परिसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम और संयोजक, इन सभी के फीचर्स को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है। तो इन सभी की विशेषता बताने के लिए हम जिस उपर्युक्त शब्द का यानी कि एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में तो क्रिया विशेषण कहेंगे और उसे इंग्लिश में हम एडवर्ब कहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, उसको देखिएगा। जैसे स्लोली, केयरफुली, एग्जैक्टली, एक्सट्रीमली, सिंपली, ओनली, इवन, एटलीस्ट, ए लिटिल, नेचुरली, फॉर्चुनेटली एंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जस्ट आप जिसे यूज कर सकते हैं यहां पर प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन हमने लिमिटेड एग्जाम्पल को यहां पे रिवील किया है। ओके, अब आप देखिए, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं इनको हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पे यूज किया है। कैटेगरी का मतलब ऐसा होता है कि हमने इनको ओनली फॉर वर्ब के बेस पे हमने इनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। वर्ब के साथ साथ हमने इनको एडजेक्टिव और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, नाउन और प्रोनाउन के बेस पे हमने इनको यहाँ पे यूज किया है। तो मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम इन्हें कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में और आपको नोटेड करूंगा कि कैसे हमने किस चैप्टर के तहत हमने इनको यहाँ पे यूज किया है। बट मैं आपको दोबारा एक चीज रिमाइंड करना चाहता हूं कि आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, एडवर्ब जिसे कि हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ये केवल क्रिया की ही विशेषता नहीं बताता है, क्रिया के साथ साथ ये विशेषण, परिसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम और संयोजक, क्रिया जिसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, विशेषण जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है, परिसर्ग जिसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है, संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है और सर्वनाम जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है, उसी तरीके से संयोजक जिसे इंग्लिश में कंजक्शन कहा जाता है। ये उन सभी को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और कभी कभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये किसी दूसरे क्रिया विशेषण को भी, उसको भी उसकी विशेषता बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी सामने आते हैं जहां हमें किसी दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए या उसके फीचर को क्वालिफाई करने के लिए हम कभी कभी एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। वो भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ डिटेल से बताऊंगा। तो आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपके सामने एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू वर्ब, यानी कि वर्ब के अनुसार हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं वो देखिए। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और वहां पे हमें वर्ब को डिफाइन करना है, यानी कि क्रिया की विशेषता बतानी है। तो क्रिया की विशेषता बतानी है तो हम वहां पे वर्ब के अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखिए। एग्जाम्पल है ही रन स्लोली। ठीक है, वह
धीरे से दौड़ता है या वो धीरे दौड़ता है। ही क्राइज बैडली, वो बुरी तरह से चिल्लाता है, बुरी तरीके से चिल्लाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो क्रिया है, इन दोनों सेंटेंस में हमने दो क्रिया का प्रयोग किया है। पहली क्रिया है रन, रन का मतलब दौड़ना, ठीक है। दूसरे में क्रिया है क्राइस, क्राइस का मतलब चिल्लाना या रोना, ठीक है ना। अब इन दोनों क्रियाओं को डिफाइन कैसे किया गया उसको हमें देखना है। इन्होंने डिफाइन किया जैसे रन, रन का मतलब दौड़ना, दौड़ता कैसे, हमने इसको हाउ से मल्टीप्लाई किया कि दौड़ता कैसे, स्लोली यानी कि धीरे, फास्ट तेजी से। तो जब क्रिया धीरे होती है, तेजी होती है, तो ये क्रिया का गुण हो गया, ये क्रिया का वर्च्यू हो गया, ये वर्ब का वर्च्यू हो गया। तो वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, यहां पे वर्ब की विशेषता आ रही है कि दौड़ कैसे रहा है वो, धीरे या तेज। तो धीरे और तेज उसका वर्च्यू यानी गुण हो गया। ये गुण को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए हमने वर्ब के अकॉर्डिंग यहां पे जो एडवर्ब यूज किया है वो है स्लोली, ठीक है। दूसरा देखिए क्राइस, चिल्लाना। अब चिल्ला रहा है, वो कैसे चिल्ला रहा है, बुरी तरीके से, यानी कि भयानक तरीके से वो चिल्ला रहा है, ठीक है ना। तो हमने वर्ड कौन सा यूज किया, बैडली। ये बैडली यहां पे क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया कौन सी है, क्राई। ये क्राई की बता रहा है कि वो धीरे से चिल्ला रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, वो चीज यहां पे डिफाइन हो रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया का गुण बताते हैं, तो क्रिया का गुण बताने के लिए, क्रिया की विशेषता बताने के लिए, क्रिया को डिफाइन करने के लिए, वर्ब को डिफाइन करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग करते हैं उसे इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। और हमने इन दोनों सेंटेंस में स्लोली और बैडली का प्रयोग किया है एज ए एडवर्ब, क्योंकि यहां पर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इज दैट क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव। कहने का मतलब, आपको अभी तक जितने भी टीचर ने, हमने इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज बताई थी कि अभी तक यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने आपको इस चैप्टर के बारे में जब भी समझाया है, उन्होंने आपको सिर्फ वर्ब के तहत ही समझाया है। लेकिन हमने आपको प्रॉमिस किया कि हम इसे वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं, वर्ब के साथ साथ हम इसे तमाम उन सभी चैप्टर के अकॉर्डिंग समझाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं इसी में, अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव। यानी कभी कभी ये एडजेक्टिव के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि विशेषण के तौर पे। कभी मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में विशेषण का प्रयोग किया हुआ है, यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हुआ है, और हमें एडजेक्टिव को डिफाइन करना हो, एडजेक्टिव की विशेषता बतानी हो, क्रिया विशेषण यानी कि विशेषण की विशेषता बतानी हो, तो वहां भी हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, सी इज वेरी गुड प्लेयर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों सेंटेंस में हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया, यानी विशेषण का प्रयोग किया। पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव है गुड, गुड का मतलब अच्छा। दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव है हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश या प्रसन्न। तो अब देखिए, हमने इन दोनों सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे, इस एडजेक्टिव के गुण के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव का गुण कैसा, देखिए ये लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सी इज वेरी गुड प्लेयर, वो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। तो इसमें एडजेक्टिव हुआ अच्छा, यानी अच्छी, गुड। अब वो कितनी अच्छी है, यानी कि वो कितनी अच्छी है, वेरी वेरी। तो यहां पे गुड, गुड की क्वालिटी दिखाने के लिए हमने वेरी का प्रयोग कर दिया, यानी कि वो बहुत अच्छी है। यानी हम एडजेक्टिव की और तारीफ कर रहे हैं, एडजेक्टिव की और विशेषता बता रहे हैं। तो हम जब एडजेक्टिव की और विशेषता बताते हैं, अब यहां पर देखिए, हम किसी क्रिया की विशेषता नहीं बता रहे हैं, हम यहां पे विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव की तारीफ कर रहे हैं। हम जब एडजेक्टिव की तारीफ करते हैं, उसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं वो भी एडवर्ब ही होता है। अब देख लीजिए यहां पे, वेरी गुड, तो वेरी यहां पे एडवर्ब हो गया। एक्सट्रीमली हैप्पी, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वो खुश तो है, खुश का मतलब एडजेक्टिव, हैप्पी, तो हैप्पी यहां पे एडजेक्टिव हो गया। अब कितने खुश हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव की विशेषता होगी, यानी कि विशेषण की विशेषता हो गई। तो आप देख सकते हैं, हमने इन दोनों सेंटेंस में विशेषण की तारीफ करने के लिए, विशेषण की विशेषता बताने के लिए हमने एडवर्ब का प्रयोग किया है, और एडजेक्टिव के लिए हमने जो एडवर्ब का प्रयोग किया है वो है वेरी और एक्सट्रीमली। तो यहां पे ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, अकॉर्डिंग टू अनदर एडवर्ब। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सेंटेंस में ऑलरेडी एडवर्ब दिया होता है, ठीक है, ऑलरेडी एडवर्ब दिया होता है, और
उसी एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए हम किसी दूसरे एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। वो चीज हमें यहां पे समझनी है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है राम राइट्स सो नाइसली। अब इस सेंटेंस में ऑलरेडी एडवर्ब का हमने प्रयोग किया है, वो है नाइसली। राम सब्जेक्ट है, राइट्स लिखता है, हमने एस का प्रयोग किया क्योंकि राम यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने एस का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद हमने सो का प्रयोग किया। सो को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप नाइसली को समझिए। नाइसली यहां पे एडवर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है, हमने पहले से एडवर्ब का प्रयोग कर रखा है। और हमने एडिंग में क्या बताया था कि आपको ऑलरेडी सेंटेंस में एडवर्ब मिलेगा, उस एडवर्ब की तारीफ करनी है, उस एडवर्ब की विशेषता बतानी है, तो उसके लिए आप जिस एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग करेंगे वो भी आपका एडवर्ब ही होगा। अब देखिए राम लिखता है, नाइसली का मतलब अच्छा, राम अच्छे से लिखता है, अच्छे से लिखता है, ये तो उसका मतलब लिखना, यहां पे क्रिया की विशेषता आ रही है, ठीक है ना। लिख कैसे रहा है, अच्छे से, ठीक है ना। तो अच्छे से लिख रहा है तो यह क्रिया की विशेषता होगी, तो हमने ऑलरेडी यहां पे नाइसली का प्रयोग कर दिया एज ए एडवर्ब। अब समझना क्या आपको, हमने यहां पे सो का प्रयोग किया है। सो का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि नाइसली का मतलब अच्छे तरीके से। अब कितने अच्छे तरीके से लिख रहा है वो, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रहा है, यानी कि एडवर्ब की तारीफ कर रहे हैं। लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, अच्छे से, तो अच्छे से तो ऑलरेडी आपका एडवर्ब हो गया। लेकिन कितने अच्छे से लिख रहा है, कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिख रहा है, तो हम एडवर्ब की तारीफ कर रहे हैं। तो एडवर्ब की तारीफ करने के लिए हमने यहां पे सो का प्रयोग कर दिया। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, ही प्लेस वेरी केयरफुली। ही का मतलब वह है, प्लेस का मतलब खेलता है, केयरफुली का मतलब ध्यान से। अब आप देखिए हमने ऑलरेडी यहां पे एडवर्ब का प्रयोग कर दिया, केयरफुली ध्यान से। कैसे खेलता है वो, ध्यान से, कितना ध्यान से खेलता है, कितना ध्यान से खेलता है, वेरी बहुत ध्यान से खेलता है वो, बड़ी सावधानी से खेलता है वो। तो यहां पे हम एडवर्ब की तारीफ कर रहे हैं। तो एडवर्ब की तारीफ करने के लिए, उसके फीचर को डिफाइन करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग करते हैं वो भी आपका एडवर्ब ही होगा। तो यहां पे इस सेंटेंस की खूबसूरती ये हुई कि हमने इन दोनों एग्जांपल में दो दो एडवर्ब का प्रयोग किया। पहले में सो और नाइसली, दूसरे में वेरी और केयरफुली। नाइसली को डिफाइन करने के लिए सो का प्रयोग किया, इसी तरह से केयरफुली को डिफाइन करने के लिए हमने वेरी का प्रयोग किया। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है अनोदर एडवर्ब के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीपोजिशन। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे हम एडवर्ब का प्रयोग प्रीपोजिशन के बेस पे करते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहां प्रीपोजिशन दिया होता है और प्रीपोजिशन को डिफाइन करना हो या प्रीपोजिशन के फीचर को क्वालिफाई करना हो, तो उस कंडीशन में हम जो एडवर्ब यूज करते हैं वो प्रीपोजिशन के बेस पे होते हैं। वो कैसे होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए। द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। मोहन पार्क्ड हिज कार जस्ट एट द डोर। अब आप पहले एग्जांपल को देखिए, काइट, काइट का मतलब होता है पतंग। फ्लू, फ्यू, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहां फ्यू यूज नहीं करना है, फ्लू यूज करना है, ठीक है ना। यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था कंप्यूटर के टाइपिंग की वजह से, तो यहां पे आपको फ्लू का प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए, द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। काइट का मतलब पतंग, फ्लू का मतलब उड़ी, ठीक है ना। एग्जैक्टली ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर से, मेरे सिर से, मेरे सिर के ऊपर से, एग्जैक्टली बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर से पतंग उड़ी, ठीक है ना। आप यहां देख रहे हैं कि हमने यहां पर एग्जैक्टली का प्रयोग किया, एग्जैक्टली यहां पे एडवर्ब है, लेकिन मेरे सिर के ऊपर से, तो हमने इसके लिए ओवर का प्रयोग किया है। और ओवर यहां पे प्रीपोजिशन के बेस पे यहां पे यूज हो रहा है, ओवर यहां पे प्रीपोजिशन है, तो यहां पे हमने ओवर यानी कि मेरे सिर के ऊपर से, मैं यहां पे प्रीपोजिशन को डिफाइन करना चाहता हूं, तो प्रीपोजिशन को डिफाइन करने के लिए मैंने एग्जैक्टली का प्रयोग किया। तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन के बेस पे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, मोहन ने कार को पार्क किया, मोहन ने अपनी कार को पार्क किया जस्ट एट द डोर, यानी कि दरवाजे के जस्ट पास में, दरवाजे के जस्ट नजदीक, गेट के, जो गेट होता है मुख्य दरवाजा होता है उसके जस्ट बिल्कुल पास में। तो आप देख सकते हैं हमने हमने यहां पे जस्ट का प्रयोग किया। जस्ट यहां पे एडवर्ब है, लेकिन जस्ट यहां पे एट को डिफाइन कर रहा है। एट क्या है, यहां पे प्रीपोजिशन है। तो हमने इन दोनों सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन प्रयोग किए, यूज किए, एक तो ओवर और दूसरा एट।
ओवर को डिफाइन किया एग्जैक्टली के द्वारा और एट को हमने डिफाइन किया जस्ट के द्वारा। तो कभी कभी हम प्रीपोजिशन को डिफाइन करने के लिए भी एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। इसका काम होता है दो सेंटेंस को या दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो वर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए या उनके बीच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब आप देखिए कभी कभी क्या होता है हम कंजक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो कंजक्शन को डिफाइन करने के लिए हम जिस एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग करते हैं वो भी आपका एडवर्ब होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सी हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करती है। सिंपली, बिल्कुल सामान्यतः, कोई बड़ी बात नहीं, वो मुझसे नफरत करती है सिंपली। बिकॉज, क्योंकि आई ड्रिंक वाइन, क्योंकि मैं शराब पीता हूं। जाहिर सी बात है मैं शराब पीऊंगा तो मुझे कोई भी नफरत करेगा, तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है ना। सिंपली, तो सिंपली हमने यहां पे एडवर्ब का प्रयोग किया। अब यहां पे देखिए मैंने बिकॉज का प्रयोग किया। बिकॉज क्या कर रहा है यहां पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहला सेंटेंस कौन सा है, सी हेट्स मी, ये पहला सेंटेंस हो गया कि वो मुझसे नफरत करती है। क्यों क्यों करती है मुझसे नफरत वो, क्योंकि मैं शराब पीता हूं, आई ड्रिंक वाइन। दूसरा सेंटेंस हो गया आई ड्रिंक वाइन। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने बिकॉज का प्रयोग किया। अब यहां पे बिकॉज का प्रयोग दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हो रहा है, तो बिकॉज को हम यहां पे कहेंगे कंजक्शन। ठीक है। अब इस कंजक्शन को डिफाइन करना है, भाई वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं शराब पीता हूं। सो जस्ट व्हाई, सिंपली, ये सिंपल सी बात है कि अगर मैं शराब पीऊंगा, अगर मेरी कोई स्मोकिंग की हैबिट है, मेरी कोई रॉन्ग इविल एक्टिविटी है, तो जाहिर सी बात है कोई अदर जो पर्सन है, थर्ड पर्सन है या कोई मेरे अपोजिट है, वो मेरे को मतलब मेरे बिहेवियर को लाइक नहीं करेगा। ये तो एक सिंपल सी कॉमन सी बात है। तो हमने यहां पे सिंपली एक एडवर्ब का प्रयोग किया, लेकिन किसके लिए, बिकॉज को डिफाइन करने के लिए। बिकॉज यहां पर क्या है, एडवर्ब के तौर पे यूज किया जा रहे वाला कंजक्शन है। अगला सेंटेंस देखिए, आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। ए लिटिल बिफोर, थोड़ी देर पहले, थोड़ी, जस्ट थोड़ी देर पहले। द बिफोर द बस लेफ्ट ओ फोर, यानी बस के निकलने से जस्ट थोड़ी देर पहले मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। अब आप देख लिए, अब आप देखिए कि पहला सेंटेंस है आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, दूसरा सेंटेंस है द बस लेफ्ट फोर। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने यहां पे बिफोर का प्रयोग किया, और बिफोर यहां पर क्या है, कंजक्शन है। ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है, देखिए, बस के रवाना होने से पहले, बिफोर का मतलब पहले, मैं प्लेटफॉर्म पहुंच गया, मैं वहां पे पहुंचा। ठीक है ना। लेकिन कितनी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले। तो यहां पे मैं बिफोर को डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि कंजक्शन को डिफाइन कर रहा हूं। तो कंजक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने यहां पे ए लिटिल का प्रयोग किया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंस में बिकॉज और बिफोर कंजक्शन है, और इन दोनों के फीचर को डिफाइन करने के लिए हमने सिंपली और ए लिटिल का प्रयोग किया है कंजक्शन के बेस पे। अब हम देखते हैं आगे अकॉर्डिंग टू नाउन, यानी कि नाउन के अनुसार हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब कैसे, देखिए, फाइनली कोमा कल्प्रीट वाज कॉट, आखिरकार, अंततः। कल्प्रीट का मतलब होता है आरोपी या दोषी पकड़ा गया। ठीक है। आखिरकार दोषी पकड़ा गया। तो आप देख सकते हैं मैंने कल्प्रीट का प्रयोग किया। कल्प्रीट यहां पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। कल्प्रीट यहां पर नाउन है, किसी का नाम है तो नाउन है। अब मैं इस नाउन को डिफाइन करना चाहता हूं। इस नाउन को डिफाइन करने के लिए मैंने फाइनली का प्रयोग किया। आखिरकार राजू पकड़ा गया, आतंकवादी पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, मुलजिम पकड़ा गया। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे नाउन को डिफाइन कर रहा हूं। तो मैं अगर नाउन को डिफाइन करना चाहता हूं, नाउन के फीचर को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, तो हमने यहां पे जिस एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज किया है वो है फाइनली, जो क्या कर रहा है, यहां पे कल्प्रीट को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से फॉर्चुनेटली, लक से, किस्मत से, भाग्य से, राम वाज सेफ एंड सिक्योर नाउ, राम अब बिल्कुल सुरक्षित था। ठीक है, सिक्योर था, सुरक्षित था, अब बिल्कुल पूर्ण रूप से। फॉर्चुनेटली, थैंक गॉड, भगवान का आशीर्वाद था। किस्मत से, लक था उसका, फॉर्चुनेटली लक था कि अब राम बिल्कुल सेफ है। तो देखिए राम यहां पर नाउन है, तो राम के फीचर को डिफाइन करने के लिए फॉर्चुनेटली प्रयोग किया। किस्मत से, भाई किस्मत से, ये तो भगवान का आशीर्वाद था, किस्मत था कि राम अब बिल्कुल सेफ है, तो फॉर्चुनेटली। अब मान लीजिए अगर उसके साथ कोई घटना घट जाती, अनफॉर्चुनेटली राम वाज अनसेफ, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग कर दिया।
अनफॉर्चुनेटली क्या कर रहा है, राम को डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो नाउन को ही डिफाइन करने के लिए हम यहां पे जो एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं वो यहां पे नाउन के बेस पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां हमें एडवर्ब को प्रोनाउन के बेस पे यूज करना पड़ता है। कैसे करते हैं उसको भी देखिए। ओनली दे कैन फाइट विद क्रिमिनल्स। केवल और केवल एकमात्र वो ही है, यानी वे ही हैं जो अपराधियों से लड़ सकते हैं। वे ही हैं जो अपराधियों से लड़ सकते हैं। अब मैं यहां पे दे की जगह यू भी यूज कर सकता हूं। ओनली तुम ही हो कि तुम अपराधियों से लड़ सकते हो। तो मैं यहां पे प्रोनाउन पे जोर दे रहा हूं। मैं प्रोनाउन को डिफाइन करना चाहता हूं, तो मैं प्रोनाउन को डिफाइन कर, क्योंकि दे यहां पे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए मैंने ओनली का प्रयोग किया। तो ओनली यहां पे एडवर्ब हो गया। केवल और केवल आप ही हैं, या केवल वो ही हैं जो अपराधियों से लड़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, इवन ही कम्स लेट इन द क्लास। वह भी क्लास में देरी से आता है। वह भी, यानी कि हम प्रोनाउन पे जोर दे रहे हैं। इसी तरह से एटलीस्ट यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। कम से कम तुम्हें तो अपने माता पिता की देखभाल करनी ही चाहिए। कम से कम तुम्हें तो, यानी कि यहां पे ओनली, इवन और एटलीस्ट यहां पे सारे के सारे ये आई मीन टू से प्रोनाउन को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देख लीजिए। ओनली यहां पे दे को, इवन यहां पे ही को, और एटलीस्ट यहां पे यू को डिफाइन कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये यहां पे प्रोनाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपको अकॉर्डिंग टू वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, नाउन एंड प्रोनाउन के तहत आपको इनका यूज करना आया होगा। ये तो हो गया इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। तो ये था कंप्लीट मल्टीफन डेफिनेशंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज आपको नए तरीके के साथ, नई ट्रिक के साथ, नए एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एडवर्ब के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी और एक अच्छी डेफिनेशन और एक अच्छा नॉलेज मिला होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर इसके जो काइंड्स है, यानी कि इसको जो प्रकार है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जनरली हमने एडवर्ब को 9 भागों में डिवाइड किया है। 9 भागों में इसकी, यानी कि इसके 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ये 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं हम आपके सामने डिफाइन करना चाहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने लिस्ट है। हालांकि हम यहां पर केवल और केवल आपको जो एडवर्ब के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताएंगे, उसके हिंदी मीन्स के बारे में बताएंगे, कुछ उसके यूजेस के बारे में बताएंगे और कुछ आपको एग्जाम्पल बताएंगे। लेकिन बाद में हम कल से पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक पे एक लेक्चर बनाएंगे, एक वीडियो बनाया जाएगा जहां इनको आपको अच्छी तरह से विस्तार से डीपली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ द टाइम, यानी कि समय से संबंधित क्रिया विशेषण। यानी कि जो हमारा समय होता है, जो तो समय से जुड़े जो शब्द होते हैं, तो वो कौन कौन से शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। वो है यस्टरडे, डेली या सून। और भी बहुत सारे होते हैं, मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम समय के आधार पे या समय से संबंधित क्रिया विशेषण के तौर पे प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरली हम प्रयोग करते हैं यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, या फॉलोइंग डे, है ना, यानी कि टुमेरो, या फिर डेली यानी रोज, सून यानी जल्दी। आप कोई सा भी एप्रोप्रिएट वर्ड यहां पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि स्थान से संबंधित। ठीक है, जगह से संबंधित हम जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं वो भी एडवर्ब के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। कैसे, वो कौन से होंगे देखिए, जैसे हियर, देयर, फार एंड नियर। हियर का मतलब यहां, देयर वहां, फार दूर, और नियर का मतलब नजदीक। तो देख सकते हैं हमने यहां पे जो एग्जाम्पल यूज किए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल स्थान से संबंधित है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए एडवर्ब ऑफ नंबर और ए फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर का मतलब होता है संख्या और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। यानी कोई जो काम होता है, कोई क्रिया होती है जब बार बार होती है तो उसकी बारंबारता दिखाने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए हम जो क्रिया विशेषण प्रयोग करते हैं, यानी कि एडवर्ब प्रयोग करते हैं, वो होते हैं जैसे वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड। इसके बाद चौथा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंट एंड डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी
क्रिया। अगर मान लीजिए क्रिया की मात्रा के बारे में, उसकी सीमा के बारे में, क्षेत्र के बारे में या परिमाण के बारे में अगर उससे कोई संबंधित कोई क्रिया विशेषण है तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे टू, वेरी, ऑलमोस्ट एंड इनफ। इनका हम जनरली इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि काम करने का ढंग, यानी कि तरीका, मेथड। तो इसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं जैसे स्लोली, ऑनेस्टली, बैडली। ठीक है, स्लोली इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि किसी भी क्रिया का कारण बताने के लिए हम जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं वो होता है जैसे हैंस एंड देयरफॉर, यानी कि इसीलिए। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस एंड निगेशंस, इसका मतलब होता है कि किसी भी क्रिया का सकारात्मक और उसका नकारात्मक भाव दिखाने के लिए उससे संबंधित हम जो क्रिया विशेषण प्रयोग करते हैं उनमें आप देख सकते हैं जैसे श्योरली, इंडीड, नॉट एट ऑल। इस तरह के आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं अफर्मेशन या नेगेशन को दिखाने के लिए। इसी तरह से इंटरोगेटिव एडवर्ब, यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया से संबंधित जो क्रिया विशेषण होते हैं, जो आपके एडवर्ब होते हैं वो होते हैं जैसे कि व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि संयोजक क्रिया विशेषण, यानी कंजक्शन के तौर पे जो भी क्रिया विशेषण यूज किए जाते हैं जैसे कि वेयर एंड व्हेन, आप इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अभी ओनली फॉर लाइटली आपको इनके इंग्लिश के नेम, हिंदी में इनके नेम्स, कुछ आपके इनके सिंपल यूजेस और कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में अप्रोप्राइट टाइम नहीं है। अभी हम यहाँ पे सारों को एक साथ यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली इंडिविजुअली में एक एक टॉपिक बनाएंगे जिसमें आपको जैसे कि एडर ऑफ टाइम्स, प्लेस, नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंस, डिग्री, मैनर, रीजंस, अफर्मेशन, नेगेशंस, इंटरोगेटिव एंड द रिलेटिव फॉर्मेट में हम आपको इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का चैप्टर जिसके अंदर हमने आपको इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, कुछ इसके एग्जाम्पल वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में, और कुछ इसके टाइप्स थे जो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।